विद्यार्थियों, मैं शशि भूषण तिवारी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने भौतिकी में गणित के अनुप्रयोगों के ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और अंतिम कक्षा में हम अवकलन के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ आवश्यक सूत्र और नियम हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखे थे। डिफरेंशिएशन का उपयोग कहाँ करते हैं, इस पर एक उदाहरण हमने पिछली कक्षा में देखा था। आज हम उसी पर आधारित कुछ और उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रायः आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि किसी भी वायर में, किसी भी तार में आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। राइट? किसी भी चालक में आवेश की प्रवाह की दर उस चालक में विद्युत धारा कहलाती है। सामान्यतः जो हम विद्युत धारा समझते हैं दैनिक जीवन में, वो एक तार में, एक वायर में प्रवाहित हो रहे आवेश को ही समझते हैं। तो हमने ये पढ़ रखा है कि आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है। ठीक है? अब ये जानकारी आपको पहले से उपलब्ध है। अब किसी भौतिकी के प्रश्न में यह लिखा है कि किसी, मान लो प्रतिरोध ही है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला कुल आवेश समय t पर इस प्रकार निर्भर करता है। इस प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला आवेश Q समय के साथ बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए ये विद्युत धारा है, तो लगातार इस प्रतिरोध से आवेश पास हो रहा है। समय शून्य पर फर्ज करो कोई आवेश का प्रवाह नहीं हुआ था। समय शून्य पर हमने स्विच ऑन कर दिया और आवेश का प्रवाह प्रारंभ हो गया। अब एक प्रश्न मान लो कहता है कि प्रतिरोध से प्रवाहित आवेश समय के साथ कुछ इस प्रकार बदलता है। प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला आवेश समय के साथ इस प्रकार बदलता है। तो बताओ धारा का मान क्या है? धारा को प्राय हम I से सूचित करते हैं। तो बताओ इस प्रतिरोध में धारा का मान क्या है? सभी लोग वीडियो पॉज करके प्रश्न को हल करेंगे। विद्यार्थियों, मैं मान सकता हूं कि आप सभी ने इसका सही हल निकाला होगा। प्रश्न में ही लिखा है कि आवेश के प्रवाह की दर किसके सापेक्ष, नहीं दिया। तो यहां पर एक छुपा हुआ वाक्यांश है कि समय के सापेक्ष आवेश के प्रवाह की दर ज्ञात करो। किसके सापेक्ष नहीं दिया है, तो सामान्यतः माना जाता है समय के सापेक्ष। तो इस परिभाषा को पढ़कर हमें यह बोध होता है कि विद्युत धारा का तात्क्षणिक मान dq/dt से प्राप्त होगा। dq/dt अर्थात q का अवकलन समय के सापेक्ष, यह q में बदलाव की दर को बताता है। इससे प्रवाहित होने वाले आवेश का मान q है। अब उस q का मान, कुल आवेश जो पारित हुआ है, उसका मान किस दर से बदल रहा है, वही तो विद्युत धारा है। तो I dq/dt है। आप सभी को याद होगा कि यदि मैं इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, इसका अवकलन निकालना चाहता हूं, तो ये तीन नियतांक को ऐसे ही रखना है
और t का अवकलन t के सापेक्ष, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, अर्थात 3 गुना 1, 3 इकाई। जैसे आवेश का मात्रक यदि कूलम हो और समय सेकंड में व्यक्त किया जा रहा हो तो 3 एम्पियर, कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं, ऐसा मैं मानता हूं कि आपको पता होगा। इसी प्रश्न में यदि यह लिखा होता कि आवेश समय के साथ इस प्रकार से बदल रही है, तब विद्युत धारा का मान क्या होता? क्या विद्युत धारा की परिभाषा बदल जाती? उत्तर है नहीं। विद्युत धारा हम अभी भी वैसे ही ज्ञात करते, अर्थात dq/dt ज्ञात करते। 3 एक नियतांक है, बाहर रहेगा, और t² का अवकलन t के सापेक्ष, ये वैसे ही हुआ जैसे x² का अवकलन x के सापेक्ष। तो सूत्र संख्या 2, n गुना x की घात n-1, उस सूत्र का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि अवकलन का मान 2t हुआ, अवकलन का मान 2t हुआ, अर्थात 6t। अब यह समीकरण यह व्यक्त कर रहा है कि इस बार धारा नियत नहीं है। यदि आवेश का प्रवाह, कुल आवेश का प्रवाह समय के साथ ऐसे व्यक्त किया जाता है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धारा स्वयं परिवर्तनशील है, धारा नियत नहीं है। धारा का मान समय के साथ बदल रहा है। t=0 पर धारा 0 है, t=5 सेकंड पे धारा का मान 6 गुना 5 30 एम्पियर है। विद्यार्थियों, यदि मैं आपसे कहूं कि इस प्रश्न में धारा समय के साथ कैसे बदल रही है इसका ग्राफ खींचकर बताएं, तो क्या आप कर पाएंगे? धारा समय के साथ कैसे बदल रही है इसका एक ग्राफ खींचें। सभी लोग वीडियो पॉज करके 1 मिनट सोचें और ग्राफ खींचें। जी हाँ, मैं पुनः मान सकता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने सही किया होगा। I y अक्ष पे है, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये y है, I धारा 6 गुना x अक्ष पे क्या है? t है। ये y x का एक रैखिक समीकरण है। ऐसी परिस्थिति में ग्राफ सरल रेखा होती है। इस ग्राफ का ढाल क्या है? इस सरल रेखा की प्रवणता क्या है? 6। y = mx + c, यहां c का जो मान है वो 0 है, अर्थात यह रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है। जब x 0 है तो y 0 है, और इस रेखा की प्रवणता ढाल धनात्मक 6 है, अर्थात धारा समय के साथ लीनियरली, रैखिक रूप से कुछ इस प्रकार बढ़ रही है। t 0 पर धारा का मान 0 है, t जब 4 सेकंड हुआ तो धारा का मान 6 गुना 4 24 एम्पियर है, सो ऑन सो फोर्थ। तो इस प्रकार से हम धारा का समय के साथ ग्राफीय निरूपण भी दिखा सकते हैं। तो प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रवाहित आवेश का मान समय के साथ ऐसे बदल रहा है, बताओ, 4 ग्राफ दिए हैं, बताओ इनमें से कौन धारा विरुद्ध समय का सही ग्राफ है? तो हमारा उत्तर यह होगा। जब कहीं भी हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, हम निश्चित रूप से अवकलन ही करेंगे, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। ठीक है, मैं ये मान सकता हूं कि आप लोग मोटा मोटी यह समझ गए हैं, यह बोध आपको हो गया है कि हम अवकलन कब करते हैं। तो भौतिकी के लगभग सभी पाठों में कई ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें हमें अवकलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण बात हम यहां पर नोट करेंगे। dy/dx गणितज्ञों के मुताबिक एक गणितीय प्रक्रिया है जिससे हम परिवर्तन की दर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, dy/dx का एक ज्यामितीय अर्थ भी है जिसका हम बेधड़क भौतिकी में प्रयोग करते हैं।
आइए उसको समझ लेते हैं। dy बाई डी एक्स का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। देखिए, dy बाई डी एक्स हमें y वर्सेस x ग्राफ की प्रवणता, ढाल को बताता है। dy बाई डी एक्स y वर्सेस x ग्राफ की प्रवणता बताता है। dy बाई डी एक्स से हमें y वर्सेस x ग्राफ की स्लोप पता चलती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं इस बात का अर्थ समझने के लिए। फर्ज करो y x के साथ कुछ इस प्रकार से बदल रहा है। क्या आप सभी y और x के बीच का ग्राफ प्लॉट कर देंगे? ये एक परवलय है या एक पैराबोला है। अभी मैं सिर्फ x के धनात्मक मानों के लिए यह ग्राफ दिखा रहा हूं। ये ग्राफ एक्चुअली में ऐसा होता है, आपको याद है, एक कप जिसमें हम चाय भर सकते हैं। अभी मैं x के धनात्मक मानों के लिए ही इस वक्र को बना रहा हूं। अब आपसे पूछा गया x इज इक्वल टू 3 पर ग्राफ का स्लोप अर्थात प्रवणता ज्ञात करो। आपसे पूछा गया कि x इज इक्वल टू 3 पर ग्राफ का स्लोप ज्ञात करें। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करें, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। देखिए, मान लो यहां है x इज इक्वल टू 3, तो हमसे कहा गया है कि इस बिंदु विशेष पर, इस बिंदु P पर इस ग्राफ की प्रवणता क्या है, ढाल क्या है, वो ज्ञात करो। एक वक्र की ढाल क्या होती है? जिस बिंदु पर हमें ढाल जानना है वहां पर हम एक स्पर्श रेखा का निर्माण करते हैं। बिंदु P पर मैंने बहुत अच्छी रेखा नहीं बनाई। बिंदु P पर हम एक स्पर्श रेखा का निर्माण करते हैं, एक ऐसी रेखा जो वक्र को सिर्फ बिंदु P पर टच करती है। अब इस सरल रेखा, इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, जो ढाल है, वही हमारे वक्र की ढाल है बिंदु P पर। तो इस सरल रेखा की ढाल, इस सरल रेखा का स्लोप क्या है? आंसर है, अगर यह कोण थीटा है तो tan थीटा का मान ही बिंदु P पर अर्थात x इज इक्वल टू 3 पर इस वक्र की ढाल है। अब देखिए, यदि हमारे पास एक बहुत अच्छा ग्राफ पेपर होता या कंप्यूटर की मदद से हमने इस समीकरण का एक बेहतरीन ग्राफ बनाया होता, उस स्थिति में हम निश्चित रूप से एक स्केल उठाकर यहाँ स्पर्श रेखा बनाकर इस कोण को पढ़कर और tan थीटा का मान त्रिकोणमितीय सारणी से देखकर बता सकते थे कि स्लोप कितना होगा। किसी प्रकार से अगर हमने ये थीटा पढ़ लिया, माप लिया, तो tan थीटा ही वक्र की ढाल है। पर मैं ये मान के चल सकता हूँ कि हमारे पास एग्जाम हॉल में न तो बहुत अच्छा ग्राफ पेपर है, न इतना समय है कि मैं इसका एक्यूरेट ग्राफ बनाऊं, और न ही हमारे पास कोई कंप्यूटर है। तो हम ढाल कैसे प्राप्त करेंगे, हम tan थीटा का मान कैसे प्राप्त करेंगे? तो हमें उसके लिए याद होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स y वर्सेस x ग्राफ, y विरुद्ध x ग्राफ की ढाल को बताता है। हम dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, हम ज्यामिति नहीं करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करें, फिर स्पर्श रेखा बनाएं, फिर थीटा मापें, फिर tan थीटा लिखें, ऐसा नहीं करेंगे। हमें यह समीकरण दिया हुआ है, तो सच्चाई यह है कि हमें ग्राफ तक बनाने की आवश्यकता नहीं है। ग्राफ जैसा भी हो, हम इस समीकरण की मदद से ही x इज इक्वल टू 3 पर ग्राफ का स्लोप पता कर सकते हैं। देखिए, जो स्लोप है, जो ग्राफ की ढाल है, वो निश्चित रूप से dy बाई डी एक्स से प्राप्त होगी।
अब dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है, ये सभी को आता है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ये dy बाई डी एक्स का मान हो गया। किसी भी बिंदु पर हमसे एक विशिष्ट बिंदु x इज इक्वल टू 3 पर स्लोप को ज्ञात करने को कहा गया है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि स्लोप का मान x बराबर 3 पर 2 गुना 3, यही तो ढाल है। 2 गुना 3 अर्थात 6। जी हां, अगर सच में हम इस थीटा को मापें और टैन थीटा का मान त्रिकोणमितीय सारणी में जाकर देखें तो हमें टैन थीटा का मान 6 प्राप्त होगा। इस कोण का टैन निश्चित रूप से 6 के बराबर है, टैन थीटा का मान 6 के बराबर है। तो किसी भी वक्र की ढाल ज्ञात करने के लिए हम dy बाई डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स वक्र की ढाल होती है। और अब इसको विपरीत तरीके से भी सोच के देखिए। यदि आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात है तो आपको वक्र की ढाल पता है। अगर आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात है तो वक्र की ढाल पता है। और किसी जगह किसी प्रश्न में आप आसानी से ढाल को पढ़ पा रहे हैं, मान लीजिए कोण थीटा दिया होता, हम ढाल टैन थीटा के मान को आसानी से देखकर समझ पा रहे हैं, तो वो टैन थीटा क्या बताएगा, dy बाई डी एक्स, अर्थात x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ढाल जो है वो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को बताएगा। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स निकालो तो वो ग्राफ की ढाल है, दूसरी तरफ हमने पहले से रट के रखा है कि dy बाई डी एक्स अर्थात y में परिवर्तन की दर होती है x के सापेक्ष। तो y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, ये dy बाई डी एक्स है और ये ढाल भी dy बाई डी एक्स है, अर्थात परिवर्तन की दर ही ढाल हुई ना। इस ग्राफ का स्लोप 6 है, इसका अर्थ क्या हुआ, इस बिंदु पर y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष 6 है। अगर x में एक बहुत छोटा सा परिवर्तन किया जाए तो y में परिवर्तन उससे 6 गुना बड़ा होगा। y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन, x में एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए उसका मान 6 है। x में एकदम सूक्ष्म परिवर्तन करूं मैं तो y में उसका 6 गुना बड़ा परिवर्तन होगा। इतना बड़ा नहीं, पर आपको समझाने के लिए आप देख सकें, अगर मैं x के मान में एक छोटा परिवर्तन करूं, एक 3 से इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं तो y का मान 6 गुना बढ़ जाएगा। ये काफी बड़ा परिवर्तन हो गया, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा। तो अगर हम x के मान में एक छोटा सा सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं तो y का मान यहां से बढ़ के यहां, जितना x बदला उससे 6 गुना ज्यादा y बदलेगा, यही इसका अर्थ हुआ। तो ढाल अर्थात dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का जो मूल अर्थ है y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, वो तो है ही, अर्थात ढाल ही y में परिवर्तन की दर है। आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सर हमें आज गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। अभी एक प्रश्न लेते हैं जिससे हम इस बात को और स्पष्टता से समझ पाएंगे। सपोज मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया था, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूं, कि किसी कण के द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, दूरी में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, इसको क्या कहते हैं, कण की चाल। ठीक है। अब मान लो किसी प्रश्न में यह कहा गया कि s कण के द्वारा तय की गई दूरी है मीटर में और t समय है सेकंड में। अब एक कण के द्वारा तय की गई दूरी, एक कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ कुछ इस प्रकार से बदल रही है। s मीटर में है, t सेकंड में है। एक कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ कुछ इस प्रकार से बदल रही है। ये 4 सेकंड और 4 सेकंड में ये तय की गई दूरी लेटस से 20 मीटर, और
उसके बाद ये ग्राफ जो दिखाई है मैंने वो इस समय अक्ष के समानांतर है। मान लीजिए ये समय है 8 सेकेंड। दूरी और समय का ग्राफ दिया है और मैं प्रश्न में पूछता हूं कण की चाल बताएं। कण की चाल बताएं t इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड पर। कण की चाल बताएं t इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड पर। और इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं दूसरा प्रश्न, कण की चाल बताएं t इज इक्वल टू 5.0 सेकेंड पर। जब टाइम t इज इक्वल टू 3.2 है उस समय कण की चाल क्या है बताइए। सभी लोग वीडियो पॉज करके प्रश्न का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं पुनः मान लेता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। चाल, अब हमें ऐसे सोचना पड़ेगा। चाल की परिभाषा, चाल को हूं, चाल की परिभाषा है दूरी में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, अर्थात ds/dt को चाल कहते हैं। पक्की बात। यदि हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण दिया गया होता, s और t के बीच में एक संबंध एक गणितीय समीकरण के रूप में दिया गया होता, तो चाल को ज्ञात करने के लिए हम इसका अवकलन करते, ds/dt निकालते, जो नियम पिछली क्लास में पढ़े थे उनमें से किसी का प्रयोग करके। इस बार भी प्रश्न में s और t में संबंध तो दिया गया है, परंतु वो संबंध किसी ऐसे गणितीय समीकरण के रूप में न देकर के एक ग्राफ के माध्यम से व्यक्त किया गया है। s और t में संबंध ही बताया गया हमें, परंतु एक समीकरण का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके लिए एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ दिया गया है, लेकिन क्या हमारी चाल की परिभाषा बदल गई? नहीं, चाल तो ds/dt ही होती है, s में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो हमें n केन प्रकरण ds/dt ही निकालना है, पर ऐसा समीकरण है नहीं। तब हमें याद आना चाहिए कि अरे भाई, ds/dt s वर्सेस t ग्राफ का स्लोप होगा, प्रवणता होगी, ढाल होगी। इसको लिख देता हूं मैं, स्लोप ऑफ st ग्राफ। st ग्राफ का स्लोप, st ग्राफ की प्रवणता, ढाल, इसी से तो हमें ds/dt मिलेगा। अभी हमने यही पढ़ा कि dy/dx y वर्सेस x ग्राफ का ढाल होता है, स्लोप होता है। तो हमें ds/dt ज्ञात करना है, पर ऐसा समीकरण नहीं, ग्राफ दिया है। तो हम ds/dt ज्ञात करने के लिए ग्राफ की ढाल पता करेंगे। जी देखिए, 0 से 4 सेकंड तक ये ग्राफ एक सरल रेखा है। 0 से 4 सेकंड तक ये ग्राफ सरल रेखा है, और एक सरल रेखा की एक ही ढाल होती है। इस सरल रेखा की प्रवणता यहां सभी बिंदुओं पर समान है। तो ये जो स्लोप है ds/dt, ये 0 से 4 सेकंड तक नियत है। इस रेखा की ढाल, इस रेखा में चढ़ाई, यहां चढ़े, यहां चढ़े, यहां चढ़े, या यहां पहुंच के चढ़े, एक जैसा अनुभव होगा। तो इस रेखा की एक ही ढाल है किसी भी पॉइंट पर। यहां अभी आपसे प्रश्न में पूछा गया है 3.2 सेकंड पे, नहीं 2 सेकंड पे पूछा गया होता तो भी, 1 सेकंड पे पूछा गया होता तो भी, इन सभी समयों पे ढाल एक ही है, मतलब ds/dt का एक ही मान है। कितनी है ढाल? आंसर है tan थीटा। आंसर है tan थीटा। कितनी है इस रेखा की ढाल? आंसर है tan थीटा। देखिए, आंसर है tan थीटा। tan थीटा कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल परिभाषा से, जो सबसे पहले आपने 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ा था। इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में tan थीटा लंब बटा आधार अर्थात 20/4, इसका मान है 5। जी हां, 5 मीटर प्रति सेकंड ही हमारे कण की चाल है, 0 से 4 सेकंड के अंतराल में किसी भी समय पे। गौर करेंगे, t इज इक्वल टू 3.2 सेकंड की बजाय अगर t इज इक्वल टू 2 पे पूछा गया होता
तो भी हमारा उत्तर यही रहेगा। 0 से 0 सेकंड के इस समय अंतराल में कण की चाल समय के साथ एक सरल रेखीय रूप से परिवर्तित हो रही है। एक सरल रेखा की एक ही ढाल होती है, एक ही स्लोप होता है, अलग अलग नहीं। सभी बिंदुओं पे ढाल का मान समान है और वो ढाल ही ds/dt का मान है। ds/dt अर्थात चाल। कैसे पहुंचे, एक बार फिर से रिकॉल करें। चाल मतलब s में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर अर्थात ds/dt। ds/dt ग्राफ दिया है तो कैसे पता करते हैं, स्लोप से। अब t = 5 सेकेंड पे चाल बतानी है। एक बार फिर से वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे कि 4 सेकंड से ऊपर के समय पे, 4 सेकंड से ज्यादा समय पे 4.55, 5.3, 7.8 ऐसे किसी भी टाइम पे ये एक सरल रेखा है। ये सरल रेखा इस सरल रेखा से भिन्न है। ये एक अलग सरल रेखा है, परंतु 4 से 8 सेकंड के बीच में जो ग्राफ एक सरल रेखा है उसकी एक ही ढाल होगी। तो 4.2 सेकंड पे पूछें या 4.5 पे या 5 सेकंड पे या 5.8 पे या 7.2 पे, इन सभी समयों पर चाल का एक ही मान होगा क्योंकि इस रेखा की एक ही ढाल होगी। तो पुनः चाल जो है वो कैसे प्राप्त होगी, ds/dt से। ds/dt कैसे प्राप्त होगा, स्लोप ऑफ st ग्राफ। st ग्राफ के स्लोप से हमें यह प्राप्त होगा और st ग्राफ का स्लोप यहां पे क्या है, 0। कोई भी रेखा जो इस अक्ष के समानांतर है वो इस अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है और ऐसी सभी रेखाओं की ढाल 0 होती है, ये हमने पढ़ रखा है। तो 4 सेकंड के पश्चात कण की चाल 0 हो गई, वो गतिशील नहीं है। ये सामान्य बुद्धि से भी समझा जा सकता है। ग्राफ के अनुसार समय देखिए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कण ऐसे चल रहा है। नहीं नहीं, कण तो यहां चल रहा है, मान लो इस रेखा पे। ये तो ग्राफ है, ग्राफीय निरूपण है तय की गई दूरी का। समय 0 था, समय जब 0 था तो तय की गई दूरी 0 थी। जब समय 1 सेकंड हुआ तो कण मान लो 5 मीटर दूर आ गया, तो हम यहां दिखा रहे हैं कि समय जब 1 सेकंड हुआ तो कण के द्वारा तय की गई दूरी 5 मीटर है। जब 4 सेकंड समय हुआ तो कण के द्वारा तय की गई दूरी 20 मीटर। ये 20 मीटर यहां चला, हम ग्राफ में दिखा रहे हैं कि 4 सेकंड पे तय की गई दूरी 20 मीटर। और इसके पश्चात समय 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो जाए, हम देखते हैं कि तय की गई दूरी 20 ही है। अर्थात कण 20 मीटर दूर जाने के बाद स्थिर हो गया, रुक गया, वो नहीं चल रहा है। तय की गई दूरी अब नहीं बदल रही है। तो कोई चीज़ स्थिर है तो उसकी चाल क्या होगी, 0। ये गणित भी हमसे यही कह रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ गए कि dy/dx y में परिवर्तन की दर है x के सापेक्ष, साथ ही dy/dx y वर्सेस x ग्राफ की ढाल है, स्लोप है। तो अगर हम स्लोप पता कर लेते हैं किसी प्रकार से तो निश्चित रूप से हमें माफ करेंगे, अगर हम स्लोप पता कर लेते हैं। इसी क्रम में मैं आपसे एक सरल प्रश्न और पूछ लेता हूं। आपको शायद यह भी ज्ञात है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। शायद नहीं पता है तो मैं यहां लिख रहा हूं, वेग जिसको हम v से सूचित करेंगे में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष नहीं लिखा है, तो समझना है समय के सापेक्ष। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम a से सूचित कर लेते हैं। अब किसी प्रश्न में एक गतिशील कण के वेग को मीटर प्रति सेकंड में लिखा जाएगा और समय को सेकंड में लिखा जाएगा। किसी प्रश्न में एक गतिशील कण के वेग और समय के बीच में, वेग और समय के बीच में इस प्रकार का एक ग्राफ दिया गया है। ये 20 सेकंड
ये 50 मीटर प्रति सेकंड। एक गतिशील कण के वेग और समय के बीच में एक ग्राफ दिया गया है। वेग समय के साथ कैसे बदल रहा है, इसका ग्राफ, ये निरूपण है। ये आपको बताना है त्वरण जब समय 5 सेकंड है और जब समय 12 सेकंड है। इन दो समयों पर तात्क्षणिक त्वरण का मान आपको मुझे बताना है। सभी लोग वीडियो पॉज करेंगे, प्रश्न का हल करेंगे। पुनः, जैसे ही भौतिकी के अध्यापक ने आपको पढ़ाया कि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो आपको तुरंत बोध होना चाहिए कि त्वरण की परिभाषा हो गई dv/dt। यदि v और t के मध्य एक समीकरण उपलब्ध होता तो हम अवकलन करते, गणितीय प्रक्रियाओं से अवकलन करते। परंतु v और t के बीच के संबंध को एक समीकरण के माध्यम से न देकर एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में इसी dv/dt का मान हमें ग्राफ के ढाल अर्थात स्लोप से प्राप्त होती है। 0 से लेकर 10 सेकंड के अंतराल में, देखिए 0 से लेकर 10 सेकंड के अंतराल में समय कुछ भी हो, इस पूरे अंतराल में 0 से 10 सेकंड के अंतराल में ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा का एक ही स्लोप होता है, एक ही ढाल होता है, एक ही प्रवणता होती है। यहां पर सभी जगह ढाल समान है, अर्थात dv/dt का मान समान है। तो 0 से लेकर 10 सेकंड के इस अंतराल में किसी भी समय पर त्वरण अर्थात dv/dt अर्थात ग्राफ का स्लोप ये 0 है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस रेखा का ग्राफ तो 0 है। अर्थात 0 से 10 सेकंड के बीच में कण गतिशील था, उसके पास एक वेग थी 50 मीटर प्रति सेकंड की, परंतु कोई त्वरण नहीं था। यह अनिश्चित रूप से वेग तो बदला ही नहीं, 50 50 50 50 50 ही है। तो जब वेग परिवर्तित नहीं हो रहा हो तो हम कहते हैं कोई त्वरण नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो t = 5 सेकंड पे क्या हुआ त्वरण का मान? 0। अब 10 से 20 सेकंड के इस अंतराल में, 10 से 20 सेकंड के इस अंतराल में पुनः ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा है। त्वरण का मान हम पुनः ढाल से ही प्राप्त करेंगे। इस रेखा की ढाल याद है हम सभी को, ऋणात्मक है, और इस रेखा की ढाल को लिखते हैं -tan थीटा। तो चलिए लिखते हैं इस रेखा की ढाल -tan थीटा, tan थीटा। tan थीटा कैसे लिखेंगे? इस त्रिभुज में यह लंब और यह आधार, ये 50 और ये 10, 10 से 20 10, अर्थात 50/10, ये हो गया -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां से भी आप देख सकते हैं यह है 50 मीटर प्रति सेकंड, यह है 50 मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। 10 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में एक और सेकंड से भाग लगा दिया तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड, प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होता है त्वरण का मात्रक। तो जी हां, 10 से 20 सेकंड के बीच किसी भी समय पे, जैसे t = 12 सेकंड पे कण का त्वरण क्या है? उत्तर है -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विद्यार्थियों, मैं यह मानता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन का यह उपयोग निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। मैं आपको डिफरेंशिएशन
या अवकलन का एक और उपयोग बताता हूं। अगर आप इसे सिद्धस्त कर लेंगे तो कई प्रश्नों में यह आपकी मदद करेगा। देखिए, x के मान में सूक्ष्म परिवर्तन होने पर उसके संगत, क्षमा करें, y में परिवर्तन, y पुनः मान लें x का एक फलन है। y एक ऐसी राशि है जो x पर निर्भर करती है, x के बदलने से y बदलती है। इसको हम पढ़ते हैं y x का एक फलन है। अब यदि x के मान में एक छोटा किंतु निश्चित परिवर्तन किया जाए, अत्यंत छोटा, एकदम अनिश्चित, 0.0000000001, इतना छोटा नहीं, छोटा हो सकता है पर उसका मान हमें पता है, 0.00001, ठीक है, ये निश्चित परिवर्तन हुआ। तो x में एक सूक्ष्म, छोटा है परंतु निश्चित आकार का परिवर्तन है, उसके संगत y में कितना परिवर्तन होगा? ध्यान देंगे, डेल्टा x, x के मान में एक छोटा, सूक्ष्म परंतु निश्चित परिवर्तन है। निश्चित मतलब इसका मान हमें एकदम पता है, निश्चित परिवर्तन है। डेल्टा y, y के मान में करस्पॉन्डिंग अर्थात संगत परिवर्तन है। x में परिवर्तन किया गया तो y के मान में परिवर्तन डेल्टा y हुआ। हमें x के मान में परिवर्तन डेल्टा x का मान दिया हुआ है और डेल्टा y के मान के बारे में पूछा गया है। तो बिना गणितीय जटिलता में उलझे हुए मैं आपको सीधा सीधा याद कराता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में हम y में परिवर्तन को लगभग, ये लगभग लिख सकते हैं, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष गुना x में परिवर्तन। इसको याद करेंगे। यदि आप कन्विंस्ड हैं, यदि आप निश्चितता से यह कह सकते हैं कि जो x में परिवर्तन है वो छोटा ही है भाई, तो संगत परिवर्तन जो y में होगा वो हम dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x से ज्ञात कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको पुनः एक सरल सा उदाहरण देता हूं। मान लो ऐसा एक प्रश्न है, एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई 3 मीटर है। एक घन की भुजा 3 मीटर है। प्रश्न में पूछा गया है, यदि भुजा की लंबाई 3.01 मीटर कर दी जाए तो घन के आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो। एक घन की भुजा की लंबाई 3 मीटर है। यदि भुजा की लंबाई 3.01 मीटर कर दी जाए
तो आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो। अब यदि मैं यह प्रश्न एक 8वीं क्लास के विद्यार्थी से पूछूं, वो कहेगा घन की आरंभिक भुजा 3 की घात 3। घन की भुजा क्या होती है? a क्यूब। उसकी घन की आयतन, आयतन क्या होती है? भुजा गुना भुजा गुना भुजा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब भुजा है, सब समान है, a गुना a की घात 3। वो व्यक्ति कहेगा, एक 8वें क्लास का बालक, कि घन का प्रारंभिक आयतन इतना है और भुजा में परिवर्तन के पश्चात घन का आयतन इतना है। तो उसे अपनी कॉपी में 3.01 गुना 3.01 गुना 3.01 करना पड़ेगा, तब वो घन की आयतन तक पहुंच पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ये गुना करने को तैयार होगा। 3.01 गुना 3.01 गुना 3.01 अटपटा लगता है, मुश्किल, मेहनत लगती है। कर सकते हैं, उससे हमें घन का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अब दोनों का अंतर बताना है, हम बता देंगे। लेकिन ये जो गुना करना पड़ेगा 3 बार, इससे हम बचना चाहते हैं। हमारा उत्तर थोड़ा अप्रोक्सीमेट हो, उसमें थोड़ी बहुत गलती हो चलेगा, पर कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये 3 बार मुझे लंबे से चीजों को गुना ना करना पड़े। इस गुना करने की प्रक्रिया से बचने का तरीका है ये सूत्र। ठीक है, हमारी उत्तर जो होगी वो थोड़ी अशुद्ध होगी, एकदम एग्जैक्ट नहीं होगी, उसमें थोड़ी सी गलती होगी, पर चलेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा अगर हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए, यहां पर हम ऐसा मान लेते हैं, y ही आयतन है। आयतन को v ना लिख के मैं y ही लिख देता हूं, जिससे आपको जरा भी अटपटा ना लगे। और भुजा जो है उसको मैं a ना लिख करके x लिख देता हूं। तो हमें पता है कि y और x में क्या संबंध है। y और x में संबंध दिया हुआ है, y x का एक फलन है। अब यह कहा गया कि x में एक छोटा परिवर्तन किया गया। x में परिवर्तन कितना है? अगर कोई आपसे पूछे कि x में परिवर्तन का मान कितना है, तो सभी समझ जाएंगे 0.01 मीटर। 3 मीटर था x, अब 3.01 कर दिया गया, तो x के मान में एक छोटा परिवर्तन हुआ 0.01 मीटर का। जब x के मान में ये छोटा परिवर्तन, छोटा है परंतु निश्चित है कि इतना ही बड़ा है, जब x के मान में एक छोटा परंतु निश्चित परिवर्तन किया गया, तो इसके संगत y में जो परिवर्तन हुआ वो ऐसे ज्ञात होता है। जी हाँ, इसके लिए पहले हमें dy बाई dx निकालना होगा। ये लिख लेते हैं, dy बाई dx सभी बता देंगे मुझे। dy बाई dx कितना होगा, सभी बताइए? 3x²। ठीक, dy बाई dx होगा 3x²। अब ये जो सूत्र हमने पढ़ा, ये जो संबंध हमने पढ़ा, इसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि y में परिवर्तन लगभग बराबर होगा dy बाई dx गुना x में परिवर्तन के। dy बाई dx का मान, dy बाई dx का मान आप ऐसे लिखेंगे 3 गुना 3² अर्थात 27। ध्यान देना, x का वास्तविक मूल मान जो है वो 3 है, x के मान में एक छोटा परिवर्तन किया गया, तो हमने dy बाई dx निकाला। dy बाई dx का मान चाहिए मुझे जब x 3 है, x का ओरिजिनल मूल मान 3 था, तो x की जगह 3 लिखिए, 27 ये dy बाई dx का मान है, गुना x के मान में परिवर्तन 0.01। dy बाई dx गुना x के मान में परिवर्तन, इससे हमें प्राप्त हो गया 0.27 घन मीटर। जी हां, डेल्टा y क्या है? आयतन में परिवर्तन। y क्या था? आयतन। डेल्टा y आयतन में परिवर्तन। यदि आप घन की भुजा की लंबाई 3 से 3.01 मीटर करेंगे, तो घन के आयतन में परिवर्तन लगभग इतना होगा। विद्यार्थियों, एकदम अच्छे से मन में याद करो कि यह सूत्र बिल्कुल गलत उत्तर देगा यदि x में परिवर्तन बहुत बड़ा। उदाहरणार्थ, यदि भुजा की लंबाई 3 से 4 मीटर कर दी जाए और आप यह सूत्र लगा के निकालेंगे, तो वो काफी गलत उत्तर होगा। यह सूत्र लगभग सही उत्तर देगा जब x में परिवर्तन छोटा है।
ये ध्यान रखना है। तो ये हमें प्राप्त हो गया कि घन के आयतन में कितना परिवर्तन होगा जब हम उसके भुजा की लंबाई को 0.01 मीटर से बदल देंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेहनत करके पढ़ाई करी होगी, उन्होंने अक्सर ऐसे प्रश्न हल किए होंगे जो मैं आपको अभी यहाँ पे दे रहा हूँ। उन्हें ये प्रश्न अटपटा लगता था क्योंकि उन्हें ये चीज़ अच्छे से नहीं पता थी। सभी जानते हैं कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल एक सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र 2 पाई √L/g होता है। अगर किसी वजह से कोई ये नहीं जानता है तो मैं बता दूं, सरल लोलक अर्थात एक सिंपल पेंडुलम एक हल्की रस्सी से एक छोटा सा कण बंधा है, एक स्टील का बॉल बंधा है ऐसा मान लीजिए, और ये पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे चल रहा है। तो इसको एक चक्र पूरा करने में, यहां से चला यहां तक वापस आने में, ये एक चक्र पूरा हुआ। एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसे इसका आवर्तकाल कहते हैं। और ऐसे लोलक के आवर्तकाल का ये सूत्र होता है 2 पाई L/g का रूट। L इसके रस्सी की लंबाई है और g गुरुत्वीय त्वरण का मान है। अब यदि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि आवर्तकाल t में परिवर्तन ज्ञात करो, बल्कि ऐसा पूछ लेते हैं आवर्तकाल t में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। थोड़ा मुश्किल, जब लोलक की लंबाई 1% बढ़ा दी गई। यदि हम लोलक की लंबाई को 1% बढ़ा दें तो उसके आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। आप अगर चाहें, आप में से कुछ लोग अगर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से वीडियो को रोक के खुद से प्रश्न हल कीजिए, और जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है वो देखते रहिए। प्रतिशत परिवर्तन, कोई भी राशि x है, x में हमने डेल्टा x का बदलाव किया, तो डेल्टा x मतलब x में परिवर्तन बटा x, इसको हम कहते हैं x में भिन्नात्मक परिवर्तन, फ्रैक्शनल चेंज, x में भिन्नात्मक परिवर्तन। और इसको जब 100 से गुना कर दें तो इसे हम कहते हैं x में प्रतिशत परिवर्तन। x के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, डेल्टा x बाई x इंटू 100। किसी मजदूर की तनख्वाह प्रतिदिन 400 रुपए है, 400 रुपए है तनख्वाह x, 400 रुपए है। इसकी तनख्वाह बढ़ाकर 440 कर दी गई, तो परिवर्तन, तनख्वाह में परिवर्तन 40 रुपए है, डेल्टा x 40, मूल मान 400, 40/400 डेल्टा x बाई x को भिन्नात्मक परिवर्तन 1/10, उसकी तनख्वाह में 1/10 का वृद्धि हुआ। और प्रतिशत परिवर्तन जानना है तो 100 से गुना कर दें, 40/400 गुना 100, यही उसकी तनख्वाह में प्रतिशत परिवर्तन हुआ, जिसका मान है 10% का इजाफा उसे मिला। तो एक सरल लोलक का आवर्तकाल इस समीकरण से व्यक्त होता है, उसकी लंबाई में 1% निश्चित रूप से एक छोटा बदलाव है, छोटा मान सकते हैं, तो समय आवर्तकाल में परिवर्तन बताइए। यहां ध्यान देंगे, सरलता के लिए मैं इस सूत्र को इस प्रकार लिख देता हूं, सरलता के लिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 पाई एक नियत राशि है और g का मान भी नियत है, तो इस पूरी राशि को मैंने k लिख दिया, एक नियतांक, ठीक है। और ये रूट l का मतलब l की घात 1/2। यहां जो चीज बदल रही है वो l है, बाकी कोई चीज बदल नहीं रही, तो बाकी चीजों को मैंने सम्मिलात रूप से
k लिख दिया। अब ये y है और ये x है, l जो है वो x है, y x पर निर्भर है या t l पर निर्भर है। हमें l में बदलाव पता है, छोटा बदलाव, t में बदलाव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अवकलन करेंगे। सबसे पहले हम dt बाई dl ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट्स, k एक नियत राशि है, एक संख्या है, इसको बाहर रखेंगे। l की घात 1/2 का अवकलन करेंगे सूत्र संख्या 2 से, n l की घात n -1, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2, ऐसा ऐसा। इसको चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, k/2 1/√l, ये हुआ dt/dl। अब जो चीज अभी हमने पढ़ी उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि t के मान में परिवर्तन dt/dl इंटू डेल्टा l के बराबर है। लगभग, x की जगह l है, y की जगह, ये लगभग सत्य है। ठीक, यही है आपके t के मान में परिवर्तन। अब हमसे प्रतिशत में बात किया गया है, जो प्रश्न पूछा गया है उसमें प्रतिशत बदलाव की चर्चा की गई है, तो आसान पड़ेगा अगर हम एक स्टेप ऐसे सोचें। ये t में परिवर्तन है, इसको यदि t से भाग कर दें तो t में भिन्नात्मक परिवर्तन मिल जाएगा। तो समीकरण 2 को 1 से भाग लगाते हैं, मतलब डेल्टा t/t लिखते हैं इधर बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ इसको डिवाइड करना है इससे, इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, 1 मिनट, मैंने थोड़ा सा अच्छा काम नहीं किया। यहां पे मैं मान लिख देता हूं विद्यार्थियों, देखिए dt/dl का मान लिख देता हूं यहां, तो ये बन जाएगा k/2 डेल्टा l/√l। ठीक है ना, dt/dl का मान लिख दिया। अब इस समीकरण 2 को 1 से हम भाग कर रहे हैं, तो डेल्टा t/t, और दूसरी तरफ इसको भाग लगाया इससे, k कैंसिल हो गया, देखिए दिख रहा है आपको, ये k इंटू √l है। देखिए इसको इससे भाग लगाइए, खुद से लगाइए, थोड़ा खुद से कीजिए, क्या दिखा आपको, मिला 1/2 डेल्टा l/l। ये √l है और ये √l दोनों मिलकर के गुना होकर के l हो गए। फिर से समझा दूं, ये सूत्र है, t बराबर kl की घात 1/2, dt/dl निकाला, डिफरेंशिएशन किया। अब ये हमने आज पढ़ा है, तो dt/dl की जगह पे यह सब्स्टिट्यूट किया, ये रखा, तो हमें ये मिला। अब इस समीकरण को इससे भाग लगाएंगे तो डेल्टा t/t प्राप्त होगा, और दूसरी तरफ इसको इससे भाग लगाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। अब दोनों तरफ यदि हम 100 से गुना कर दें तो सीधा सीधा हमें प्रतिशत परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसका अर्थ ही होता है समय में, आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन। यही हमें ज्ञात करना है, परिवर्तन बटा मूल मान गुना 100। और यह राशि हमें प्रश्न में सीधे सीधे दी गई है। यह क्या है, एल में प्रतिशत परिवर्तन, जो प्रश्न में दिया गया है 1%, यह हो गया आधा प्रतिशत। जी हां, आवर्तकाल का मान आधा प्रतिशत बदल जाएगा यदि हम लंबाई में 1% का परिवर्तन करें। तो विद्यार्थियों, इसके साथ ही अवकलन पर हम अपनी चर्चा को विराम देंगे, और अगली क्लास में, अगले सेशन में जब मैं आपसे मुखातिब होऊंगा, तब हम समाकलन के बारे में पढ़ेंगे, और फिजिक्स में मैथमेटिक्स के अनुप्रयोग के ऊपर समाकलन आखिरी टॉपिक है। उसको समझने के पश्चात हम अपनी भौतिकी की पढ़ाई शुरू करेंगे। धन्यवाद।